नमस्कार, स्वागत है आप सबका। जनता का आज फैसला आने वाला है और पल पल के अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी जुड़ चुके हैं जो पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। ईटीवी पर लगातार ये महा कवरेज जारी रहेगी। यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी आज के नतीजे खास मायने रखते हैं। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ विरासत बचाने की बात है मोनिका और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वजूद बचाने की जंग भी है। दोनों ही लिहाज से ये नतीजे बेहद अहम है, इसलिए आज के नतीजों को लेकर हर पार्टी में बेचैनी है और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में 2019 भी है तो बेचैनी होना स्वाभाविक भी है। बिल्कुल, और सभी को बेसब्री से ईवीएम खुलने का इंतजार है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, सो पूरी खबर पर ईटीवी दिन भर आपको पल पल के अपडेट देता रहेगा। और इस बीच सबसे पहले ये बड़ी खबर, गोरखपुर और फूलपुर सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दोनों लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 8 बजने के साथ ही 11 मार्च को हुआ था गोरखपुर और फूलपुर सीटों पर मतदान। प्रतिष्ठा बनाम गठजोड़ के नतीजे आज सामने आएंगे। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की सीटें ये खाली हुई थी। उपचुनाव की काउंटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है और जो सबसे पहले रुझान आएंगे, जो सबसे पहले नतीजे आएंगे वो ईटीवी आपके सामने रखने वाला है। गोरखपुर और फूलपुर का ये उपचुनाव अपने आप में बेहद खास, जो 2019 के रास्ते की एक कड़ी साबित होने वाला है। बिल्कुल मोनिका, और सबसे अहम बात यह, दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दे दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है और पहले जो है वो पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आएंगी और माना यह जा रहा है कि दोपहर 12-1 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। हम लोग 2014 में थे, उतने ही आश्वस्त हैं जितना 2017 में थे, उतने ही आश्वस्त हैं 2018 के उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि यह 2018 का उपचुनाव 2019 की शुरुआत है और श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी ने जो गठजोड़ किया है, मैं यही कहूँगा कि जब श्री अखिलेश यादव जी अपनी साइकिल में अकेले राहुल गांधी जी को बैठाए थे, तब तो उनकी साइकिल कितनी चल पाई है वो सबके सामने है। अब उसमें बहन मायावती जी को बैठा लिया, उनके हाथी को बैठा लिया, तो स्वाभाविक तौर से आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या होगी। उपचुनाव के नतीजों पर गोरखपुर के सपा प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। समर्थन मिला है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि अब तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर जो रुझान है वो आपको पता चल जाएगा और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर ये सीट महागठबंधन और समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली है। और अनुपम, इस बीच हम गोरखपुर के बारे में, आज फैसले का दिन है तो कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ खास है। जाहिर तौर पर और गोरखपुर में जिस तरीके से हम जो मुकाबला देख रहे हैं, सपा को जिस तरीके से बीएसपी ने डायरेक्ट सपोर्ट दिया है और वहां से प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में यहां पर मुकाबला काफी तगड़ा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार वहां से जीत करके संसद में जाते रहे हैं तो उनकी भी एक परीक्षा है और उनकी भी लोकप्रियता एक तरह से दांव पर है। फिलहाल तो फूलपुर का जो रण है उसके बारे में बता रहे हैं अपने दर्शकों को हम कि फाफा-मऊ विधानसभा में 43% मतदान हुआ और शहर पश्चिमी विधानसभा में 31% मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत इस बार कम जरूर है, लेकिन देखना यह होगा कि फैसला किसके पक्ष में जाता है। शहर उत्तरी विधानसभा में सबसे कम यहाँ मतदान दर्ज किया गया। 5 विधानसभा के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं और फिलहाल हर एक पंडाल में 14 टेबलों पर मतगणना की जाएगी। हर टेबल पर एक सुपरवाइजर, 2 गणना सहायक और 1 ऑब्जर्वर तैनात किया गया है। बिल्कुल, और फूलपुर की जहां तक अगर हम बात कर रहे हैं मोनिका, तो यहां पर 1-2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि फूलपुर का जो जातीय समीकरण है वो इस बार कहीं ना कहीं सबने ध्यान में रखा है और इसी को लेकर के वहां पर उम्मीदवारों का चयन भी हुआ है और जिस तरीके से अतीक अहमद वहां पर एक निर्दलीय के तौर पर वहां पर फाइट दे रहे हैं, तो ऐसे में इस बार स्थितियां किसके पक्ष में जाएंगी। एक तो वोटिंग परसेंटेज का कम होना, दूसरा अतीक अहमद का वोट काटने के रूप में वहां पर खड़ा होना, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो मतदान के परिणाम को किसके पक्ष में ले जाएंगे अभी कहना
बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल अनुपम, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जातीय समीकरण जो है वो इन 2 सीटों पर हावी होने वाले हैं, चाहे बात निषाद वोट बैंक की जाए या फिर पटेल वोट बैंक की। इन चीजों को जहन में रखकर ही उन उम्मीदवारों को आगे किया गया था। अब देखना यह है कि जो रणनीतियां तैयार की गई थी पार्टियों की ओर से, उस पर कितना असर ये फैसला डाल पाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में भी काउंटिंग हो रही है, पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जा रही है, जैसा कि आप बता भी रहे थे। उसके बाद ईवीएम में, और सबसे पहले अनुपम जो ये मतों की गिनती है बड़ी जल्दी होगा क्योंकि ईवीएम में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और ऐसे में हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर जो ये 2 सीट हैं जो कि 2019 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, लिटमस टेस्ट इसे माना जा रहा है, इस पर क्या कुछ आता है। क्या जो योगी उम्मीद कर रहे हैं, जो बीजेपी उम्मीद कर रही है, वैसा हो पाता है, या बाकी पार्टियां, खास करके सपा की भी प्रतिष्ठा का ये सवाल बना हुआ है क्योंकि 23 साल पुरानी दुश्मनी को भूलकर यहां एक प्लेटफॉर्म पर बीएसपी के साथ नजर आ रहे हैं इस चुनाव की वजह से। बिल्कुल मोनिका, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही, लेकिन इस बात को मैं यहाँ पर 2 चीजों के साथ और कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से इन 2 सीटों पर बीएसपी ने इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया है, तो यहाँ पर अब उन दोनों पार्टियों का भी भविष्य तय होना है। अगर इन दोनों सीटों पर वो लीड बनाते हैं, अगर आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा और वो सोचेंगे कि 2019 में भी हम इसी तरीके से साथ आ पाए। बिल्कुल। और अनुपम, एक चीज और भी है कि जैसा कि हमने देखा था कि इस चुनाव को लेकर 2 हमारे सामने बीएसपी और सपा एक मंच पर नजर आए कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। हालांकि ये एक समझौता मायावती ने बता दिया उसके बाद में। इन सबके बीच अगर वोट पर नजर डाले, मतदाताओं पर नजर डाले, तो बीजेपी के जो मतदाता, इससे पहले 2014 की अगर हम बात कर ले तो उस वक्त जो है वो 5 लाख से ऊपर चले गए थे, और बाकी बीएसपी और सपा की बात करें तो ये 1,95,000 के आसपास और 1,63,000 के आसपास थे। कुल मिलाकर अगर परिस्थितियां वैसी ही नजर आती हैं तो भी बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होगा। देखिए, यहां पर दोनों चीजों को समझना होगा। गोरखपुर क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी वहां से लगातार योगी आदित्यनाथ जाते रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की एक जो साख है वो वहां पर दांव पर है, और हो सकता है उसका बेनिफिट बीजेपी को यहां पर गोरखपुर में मिलता दिखे। लेकिन फूलपुर में यहां पर मसला कांटे का है और कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में नतीजे अभी किसके पक्ष में जाएंगे ये अभी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम रहा है, उसके बाद अब तस्वीर 12 बजे तक साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट गोरखपुर और फूलपुर पर हुए उपचुनाव के मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों ही सीटों के परिणाम बीजेपी के लिए काफी अहम हैं। खुद योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि उपचुनाव का परिणाम 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए संदेश होगा। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में कम वोटिंग परसेंट से सभी दलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गोरखपुर में 43% मतदान हुआ, तो वहीं फूलपुर में 37.39% लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों ही जगहों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी को बसपा का समर्थन मिलने के बाद मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों ही जगह कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि बीजेपी दोनों ही जगह बड़ी जीत का दावा करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो जनता का फैसला थोड़ी ही देर में आने वाला है। फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है, और फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ और अपडेट है, बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेश दुबे इलाहाबाद से, राम गोपाल गोरखपुर से, अवनीश विद्यार्थी हमारे पास जुड़े हुए हैं बीजेपी ऑफिस से, और नरेंद्र यादव सपा ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने सहयोगी राम गोपाल से, जो कि गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, गोरखपुर की बात की जाए तो प्रतिष्ठा का, नाक का सवाल तो बना ही हुआ है। ये बताइए कि आज जनता का फैसला आने वाला है, क्या कुछ फिलहाल सबसे पहली तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए।
मोनिका, जहां तक मतों की गिनती की बात है तो मतों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। चूंकि गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में 385 पोस्टल बैलेट वोट पड़े हैं, तो जब तक इनकी गिनती नहीं होगी तब तक ईवीएम की गिनती नहीं शुरू होगी। हालांकि अगर ये वोट अधिक होता तो आरओ के ऊपर निर्भर करता कि वो गिनती कराए कि ना कराए, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की। और जहां तक सियासत की बात है तो अभी जब हमारी सपा प्रत्याशी से बात हुई तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि पहली बार, चूंकि वे खुद निषाद जात से आते हैं और गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव का जो क्षेत्र है उसमें निषादों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो उनको ये लग रहा है कि निषाद वोट जो कभी 50% मंदिर की तरफ जाते थे वो इस बार मंदिर की तरफ ना जाके निषाद जाति और निषाद अस्मिता के नाम पे उनके साथ आएंगे। और उसके साथ साथ मायावती ने जो उनको सपोर्ट किया है उससे वो एकदम बूस्ट है। तो आज जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो वर्कर हैं उनका एकदम आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके घर में ही घेर देंगे। लेकिन अगर हम इतिहास की तरफ जाएं तो ऐसा नहीं है। 1971 में एक बार मंदिर के ही प्रतिनिधि महंत अवैधनाथ लड़े थे। रामगोपाल, तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो ईटीवी अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहता है कि किस तरह से काउंटिंग यहाँ हो रही है और क्या कुछ इंतजामात, किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है। कैमरे की नजर जहां तक पहुंच सके वहां तक की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ यहां पे चल रहा है। अभी देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं कैंपियरगंज विधानसभा का जहां पे मतगणना होना है वहां पे, और वहां से आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ है। और सुरक्षा व्यवस्था पूरे देखिए, मैं आपको लेके चल रहा हूं अंदर की तरफ और यहाँ से मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम का नंबर आएगा और उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं वो सब बैठ चुके हैं और वो अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो, उसके बाद जाके फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो। मोनिका, बिल्कुल रामगोपाल, आप नजर बना के रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सर्वेश हमारे साथ इलाहाबाद से हैं। सर्वेश, फूलपुर का जो चुनाव है जाहिर तौर पर बहुत कुछ कहता है। केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को बीएसपी का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला है, तो उस तरीके से वहां पर जातिगत समीकरणों को साध कर कहीं ना कहीं सपा बसपा ने एक फाइट देने की बीजेपी को कोशिश की है। तौर पर फूलपुर का चुनाव काफी अहम है। गोरखपुर भले ही बीजेपी की परंपरागत सीट रही हो, पिछले 28 सालों से वहां पर योगी आदित्यनाथ के मठ का कब्जा है, लेकिन अगर बात करें फूलपुर की तो फूलपुर में 2014 में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने कमल खिलाया था और मोदी लहर में ये सीट भाजपा ने जीती थी और केशव प्रसाद मौर्य 3,08,000 मतों के अंतर से जीते थे और उनके इस्तीफे से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव हुआ है। तो निश्चित तौर पर भाजपा को ये सीट अपने पास बरकरार रखने के लिए काफी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से इस यहाँ जाति समीकरण की अगर बात करें तो फूलपुर में कुर्मी वोट बैंक यानी पटेलों का जो है वो एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है और ये इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले नागेंद्र सिंह पटेल को यहाँ उम्मीदवार बनाया और एक चुनौती पेश की, जिसके बाद बीजेपी को एक बनारस के पूर्व मेयर को कौशलेंद्र सिंह पटेल को यहाँ पर चुनाव लड़ाना पड़ा। पार्टी में कोई अंतर विरोध न हो इसलिए बाहर से वो प्रत्याशी लाए और एक पटेल को ही यहाँ पर चुनाव लड़ा गया। तो जाति समीकरण को देखकर दोनों पार्टियों ने यहाँ पर चुनावी मैदान में जो है प्रत्याशी उतारे थे और यहाँ पर एक रोचक मुकाबला देखने को मिला। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से सपा और बसपा ने यहाँ पर गठबंधन किया तो भाजपा के सामने उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसकी वजह से भाजपा को यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। खुद जहाँ पूरे चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ चुनाव प्रचार की कमान संभाले रहे, वहीं भाजपा के कई मंत्री कई विधायक यहाँ पूरे समय तक जुटे रहे और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। बिल्कुल, अब उसका कितना असर होता है सर्वेश, ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिए और इसके बाद जब आपसे बात करें तो तस्वीरें भी मुहैया करवाइए कि काउंटिंग किस तरह की चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं। अवनीश विद्यार्थी भी हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं। अवनीश, बीजेपी ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी के लिए, योगी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 2 सीटों पर किस तरह का प्रदर्शन होता है इस पर नजरें टिकी हुई है, किस तरह का माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं?
देखिए मोनिका, 3 चीज़ें आज के चुनाव से तय होंगी। एक तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज का 1 साल पूरा होने जा रहा है, लिहाजा उस 1 साल के कामकाज का रेफरेंडम, ये दोनों उपचुनाव होंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों की क्या स्थिति है, उसकी दशा दिशा क्या है, ये भी इन चुनाव से तय हो जाएगा। और तीसरा, 2019 में किस पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे, इसकी भी जो है इसका भी रास्ता आज से प्रशस्त हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता चंद्रमोहन भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या चंद्रमोहन जी, किस तरह की स्थिति है, क्या दिमाग में अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें चुनाव के बीच में हुई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एकदम 2 धाराओं के बीच में है इस समय। एक ओर स्वार्थी तत्वों का जमावड़ा है, दूसरी ओर सन्यासी के नेतृत्व की सरकार है। तो सन्यासी के नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट होता है, अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए विवश किया जाता है, किसानों को बिजली दी जाती है। तो एक इस तरीके का है कि उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का सन्यासी के नेतृत्व में अभियान है। दूसरी ओर सन्यासी की सरकार से घबराए हुए लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी अब ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारा केवल स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। तो वो कहते हैं कि लोकसभा में हमको वोट दीजिए, राज्यसभा में हमको वोट दीजिए। तो ये होता है। तो उत्तर प्रदेश एकदम इस समय एक जो सन्यासी की सरकार है, आज का परिणाम उसको एक बल प्रदान करने वाला काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी के नेतृत्व में अथक और परिश्रम किया है चुनाव में, और केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सारे लोगों ने लोग ये कहते थे कि जातिगत समीकरण नहीं, आप विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर चुनाव लड़ना हुआ तो उन्हीं लोगों को प्रचार अभियान में लगाया गया, ऐसे उम्मीदवार खड़ा किए गए जो वहां पर स्थानीय जातिगत समीकरण को सूट करते हो। नहीं, देखिए, हमने उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जो हमारे कार्यकर्ता थे। लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया जो उनके कार्यकर्ता भी नहीं थे। तो हमने तो उपेंद्र शुक्ला जी, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लगाया। हमने कौशलेंद्र को चुनाव लड़ाया, कौशलेंद्र मेयर रहे हैं और एक उनका अनुभव है। तो फूलपुर कोई सामान्य सीट नहीं है। फूलपुर में कमल खिले और विकास की जो धारा है, जो योगी जी और मोदी जी जो विकास चाहते हैं, उसका नेतृत्व एक अच्छे हाथों में जाए, इसलिए हमने कौशलेंद्र को चुनाव लड़ाया। हमने आपके लिए परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है या अंतर जो जीत का होगा? क्योंकि पिछली बार तो अंतर बहुत था, ये कम होता है तो आप मानेंगे कि आपकी सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है? नहीं, देखिए, हम बड़े अंतर से ही जीतेंगे। अभी चुनाव परिणाम आया है तो इसमें काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं है। धन्यवाद। ये थे चंद्रमोहन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता। और जिस तरीके की राजनीतिक स्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं, अगले कुछ घंटों में स्थितियां साफ हो जाएंगी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, किस दशा में होगी, और उसके लिए किस तरह के समीकरण जो है वो सामने उपस्थित होते हैं। क्योंकि अभी सभी जीत के दावे कर रहे हैं, बड़े अंतर की बात कर लें कि जैसे जैसे ईवीएम की गिनती तेज होगी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे परिणाम जो है वो स्पष्ट होकर के सामने आएंगे। बिल्कुल अवनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। मोनिका, बहुत महत्वपूर्ण बात अवनीश ने कही कि योगी सरकार के 19 मार्च को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो यहां पर इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि योगी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान मोदी के विकास के कामों पर जनता ने किस तरीके से मोहर लगाई और जनता का मूड क्या है, यह भी यहां पर साफ होगा। बिल्कुल। नरेंद्र यादव जी, नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं जो कि सपा के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। नरेंद्र, सपा के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है, क्योंकि 23 साल पुरानी दुश्मनी को भूलकर बसपा के साथ हाथ मिलाया, सहयोग लिया गया है। सपा में किस तरह की हलचल है, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं, क्योंकि सपा ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी भी नतीजे का इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ी बात इस बात की होगी कि समाजवादी पार्टी जनता के मूड को देख रही है कि किस तरीके से उनका गठबंधन जो हुआ था, जो उनको सपोर्ट मिला था, उसके कितने वोटर्स डाइवर्ट हुए हैं, कितने फीसदी उनके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के वोटर जुड़े हैं, और ये ग्राफ उनका कहां तक पहुंचता है। इसी के आधार पे आगे का समीकरण बनेगा। तो निश्चित तौर पे विपक्षियों में इस नतीजे को लेकर उत्साह है, और इसको कांग्रेस, बीएसपी और तमाम छोटे दल भी इस चुनावी नतीजे पर निगाह लगाए हुए हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ करके और उनका सपोर्ट लेकर के दोनों लोकसभा उपचुनाव को लड़ा है, अब निश्चित तौर पे वो मूड को देखेंगे। और जो बीजेपी का शासन रहा है केंद्र में 4 साल और 1 साल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उससे जनता का क्या रुख है सरकार के प्रति और विपक्ष के प्रति, इसको भी भांपने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे नतीजों पर समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की भी निगाहें लगी हुई है। जी मुनिका। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहिए। आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। नरेंद्र ने जो बात कही यहां पर, मोनिका, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको संक्षेप में हम दर्शकों को बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी को बीएसपी ने इनडायरेक्ट सपोर्ट इन 2 सीटों पर दिया है, तो अगर सपा के पक्ष में नतीजे नहीं आए और
बीएसपी का जो सपोर्ट मिला है उसके बाद अगर इन दोनों सीटों पर, तो क्या सपा बसपा साथ में 2019 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है। और विपक्ष को एकजुट करने के लिए जो चीजें हो रही हैं उसमें क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ उस वक्त आएगी जब इन दोनों सीटों को हार जाएंगे? बिल्कुल, तो इन तमाम चीजों पर तो चर्चा जारी ही रहेगी, लगातार ये महाकवरेज जारी है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आप कहीं जाइए मत, हमारे साथ बने रहिए।